नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, बिहार में विगत दिनों दो सर्वे आई, एक रुद्रा एनालिसिस एंड रिसर्च का और उससे पहले सी वोटर का। दोनों सर्वे में अलग अलग सवाल पूछे गए, लेकिन एक सवाल जो पूछे गए और उसके जो फाइंडिंग्स है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। और उससे सवाल यह बनता है कि बिहार में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, वो आरजेडी पर भरोसा क्यों नहीं करते? क्यों दोनों सर्वे में लगभग 70%, 65 से 68% मतदाताओं की पसंद एनडीए है? क्यों आरजेडी और महागठबंधन 65 से 70% दलितों की पसंद नहीं है? क्यों वहां पर उनको लगभग मात्र 18 से 20% वोट महागठबंधन को मिलता है? वो तब जब ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस का जो सामाजिक समीकरण पुराना रहा, उसमें सवर्ण, दलित और मुसलमान हुआ करते थे, वही लालू प्रसाद यादव को सामाजिक न्याय का 90 के दशक में प्रणेता के रूप में चिन्हित किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव गरीबों, दलितों, कुचलों, पिछड़ों, अति पिछड़ों सबके नेता हैं। लेकिन फिर क्या कारण है कि दलित समाज के लोग आरजेडी पर अपना भरोसा नहीं दिखाते? क्यों इतना बड़ा गैप है कि 65 से 68% और उधर 18 से 20%? मतलब बहुत बड़ा गैप है। उतना ही बड़ा गैप है जितना बड़ा गैप यादव वोटों के पैटर्न में है। यादव जाति में 68% यादव आरजेडी और आरजेडी के समर्थकों के साथ है, 20% यादव एनडीए के साथ है। तो ये बात तो मानने की बात है कि चलो 15 से 20% देश के अंदर एक हिंदू वोट बैंक तैयार हुआ है 2014 में नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद, जिसका ये असर है कि 20% यादव समाज के लोग बीजेपी और एनडीए को वोट करते हैं। कई ऐसी लोकसभा विधानसभा की सीटें हैं जहां पर कि चुनाव एक तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर होता है, इसलिए ये बात समझ में आती है। लेकिन दलितों में इतना बड़ा डिफरेंस मुझे नहीं लगता कि बिहार के अलावे देश के किसी भी राज्य में, एक बंगाल को आप उस कैटेगरी में रख सकते हैं, बिहार वाले कैटेगरी में, जहां पर कि दलित का वोट बीजेपी को और बीजेपी के लेड गठबंधन को इतना अधिक मिलता हो। उसके कई कारण है, उसमें जो 3, 4, 5 प्रमुख कारण है उसकी आज हम चर्चा करेंगे। मित्रों, याद कीजिए जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उसके बाद राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, लालू प्रसाद यादव के कैबिनेट में या उनके समकक्ष में जितने दिन तक रामविलास पासवान उनके समकक्ष, या कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में रामविलास पासवान का चेहरा एक जमाने में लालू प्रसाद यादव से बड़ा हुआ करता था, तब तक जब तक लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बने थे, उससे पहले रामविलास पासवान लालू प्रसाद यादव से बड़े नेता माने जाते थे देश भर के अंदर। तो रामविलास पासवान को लालू प्रसाद यादव के अंदर में काम करना तो सवाल नहीं उठता था। तो एक तो रामविलास पासवान का फैक्टर है कि रामविलास, उसके बाद आप देखेंगे लगातार रामविलास पासवान के साथ लालू प्रसाद यादव का तालमेल कभी भी अच्छा नहीं रहा। दूसरा, लालू प्रसाद यादव के मंत्रिमंडल में कई दलित नेता मंत्री के रूप में रहे, लेकिन प्रायः हर दलित नेता को, चाहे वो रमई राम रहे हो, चाहे वो कमल पासवान रहे हो, ये दोनों प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे। रमई राम तो एक वरिष्ठ मंत्री थे बिहार सरकार में, लेकिन फिर भी इन लोगों को जब कभी भी सरकार से बाहर जाना पड़ा या राजद से बाहर गए तो फिर लगभग अपमानित ही होना पड़ा, कोई उस तरह की स्थिति रही नहीं। कई और चेहरे हैं जिनका कि नाम लेना अभी अगर गिनाऊं तो फिर वो दर्जनों में होंगे। खैर, तो इस कारण से कहीं ना कहीं देखेंगे आप कि चूंकि कारण था कि लालू प्रसाद यादव के आरजेडी में एको हम द्वितीयो नास्ति, उस पार्टी को लालू प्रसाद यादव जब खुद मुख्यमंत्री थे तो थे ही, उसके बाद राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया। आपको याद होगा उसी दौरान रमई राम ने यह मांग की थी कि दलित समाज से किसी व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री कम से कम बनाना चाहिए। नहीं हुआ ऐसा, तो लगातार ये क्रम चलता रहा कि अधिकार की लड़ाई, चूंकि जिस मंडल आयोग के लागू होने के बाद समाज के विभिन्न वर्गों में सत्ता के लिए एक उत्कंठा जागृत हुई थी, तो उसका
रिफ्लेक्शन जो आप कह सकते हैं कि केवल यादव समाज पर नहीं हुआ था, बल्कि हर जाति पर हुआ था। हर जाति अपनी हिस्सेदारी मांगना चाह रही थी, तो दलित अगर मांग रहा था तो उसमें कोई गलत नहीं था। फिर रामविलास पासवान का फैक्टर आया। वर्ष 2000 में रामविलास पासवान खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, नहीं बन पाए। नीतीश कुमार 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने। फिर 2005 में फरवरी के चुनाव में रामविलास पासवान पहले खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, नहीं बनने की स्थिति आई तो मुसलमान मुख्यमंत्री का नारा दिया। फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए तो वहां भी रामविलास पासवान को लगभग हार की स्थिति हुई। उसके बाद क्या हुआ कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो नीतीश कुमार ने एक सोशल इंजीनियरिंग किया दलित समाज के अंदर। दलितों में महादलित बनाया। पहले 4 जातियों को अलग किया, फिर केवल पासवान छोड़कर अन्य जातियों को महादलित की श्रेणी में डाल दिया और पासवान को अलग कर दिया। इसलिए अलग कर दिया कि तब तक रामविलास पासवान दलित समाज के बिहार में कम से कम सर्वमान्य नेता माने जाते थे। तो रामविलास पासवान से दलित राजनीति पर जो एकाधिकार था रामविलास पासवान का, उसको कमजोर करने के लिए नीतीश कुमार ने महादलित बनाया। एक और चीज हो रहा था क्या, एक और चीज, जब लालू प्रसाद यादव की जो राजनीति शुरू हुई, वो पहले जो राजनीति शुरू हुई वो कह सकते हैं आप कि गैर कांग्रेसवाद की राजनीति थी। 90 में मंडल आयोग की घोषणा होती है। मंडल आयोग की घोषणा के दौरान आप देखेंगे कि कांग्रेस के जितने भी सवर्ण नेता थे सब मंडल आयोग के विरोध कर रहे थे। राजीव गांधी स्वयं विरोध कर रहे थे लोकसभा के अंदर। सड़क पर भी कांग्रेसी उस आंदोलन का, आरक्षण विरोधी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद कांग्रेस, लालू प्रसाद यादव बराबर डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जो अंतिम मुख्यमंत्री थे कांग्रेस का, उनका नाम लेकर कह रहे थे कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा को डॉक्टर साहब कहा जाता है, मुझे ललुआ कहा जाता है। तो ये इस प्रकार की जो सामाजिक एक उथल पुथल समाज के अंदर हो रहा था, तो उसके कारण लालू प्रसाद यादव गैर सवर्ण जितनी भी जातियां थी सबके नेता बनकर पहले उभरे। फिर नीतीश कुमार के उदय के बाद लालू प्रसाद यादव की उस पूरा जो पिछड़ावाद की राजनीति थी, जो गैर सवर्णवाद की राजनीति थी, उसमें नीतीश कुमार ने बंटवारा किया। रामविलास पासवान ने दलित राजनीति में बंटवारा किया और लालू प्रसाद यादव वो स्पेस देते गए। और धीरे धीरे स्थिति ये हुई कि लालू प्रसाद यादव की पहचान केवल माई तक सीमित हो गई। लालू प्रसाद यादव, आरजेडी का मतलब हो गया कि केवल मुसलमान और यादवों की पार्टी है। इसके अलावा किसी भी समाज के व्यक्ति को कोई संरक्षण आरजेडी के द्वारा नहीं किया गया। और साथ ही आरजेडी समर्थकों के जो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी का जो जिसे पटना हाईकोर्ट ने जंगल राज कहा था, तो उस दौरान जो प्रभावित और पीड़ित लोग थे उसमें सबसे बड़ी संख्या थी दलित समाज की, अति पिछड़ी जातियों समाज के लोगों की। साथ ही जो गैर यादव पिछड़ा वर्ग था उसके अंदर भी सत्ता में हिस्सेदारी का नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक कह सकते हैं मनोस्थिति बन रही थी कि जब यादव शासन कर सकता है इतने दिन तक। लालू प्रसाद यादव कोयरी को महत्व नहीं देते हैं, कुर्मी को महत्व नहीं देते हैं, बनिया वर्ग को महत्व नहीं मिलता है, अति पिछड़ा को उनका प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। आबादी जिसकी बात करते हैं, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन हिस्सेदारी नहीं मिलती है, दावेदारी भी नहीं मिलता है। सब कुछ लालू प्रसाद यादव अपने परिवार के अंदर सीमित कर लेना चाहते हैं। तो इस प्रकार की का जो माहौल बना, उसके परिणाम स्वरूप लालू प्रसाद यादव से गैर यादव, गैर मुस्लिम जितनी भी जातियां थी वो धीरे धीरे कटती चली गई। और साथ ही जब नीतीश कुमार का सोशल इंजीनियरिंग हुआ तो वो सब इकट्ठा होते गए, जुड़ते भी गए। फिर बाद में धीरे धीरे हर जाति का अपना नेतृत्व विकसित होने लगा। अगर दलित की ही बात करें तो दलितों में भी अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग छत्र बनकर उभरे। पासवान जाति में रामविलास पासवान तो निर्विवाद नेता थे ही, हैं ही। बाद में चिराग पासवान है। अभी मुसहर समुदाय से आप कह सकते हैं कि जीतन राम मांझी लगभग सर्वमान्य नेता हैं। ठीक है कि मध्य बिहार में, दक्षिण बिहार में उनका प्रभाव ज्यादा है, उत्तर बिहार में थोड़ा कम है, लेकिन एक मुसहर समाज में चूंकि मुख्यमंत्री रहे तो एक सर्वमान्य नेता वाली स्थिति है उनकी। अशोक चौधरी और उदय नारायण चौधरी ये पासी समाज के नेता बनकर उभरे। आपको याद होगा कि लंबे समय तक उदय नारायण चौधरी जनता दल यू में थे। फिर धोबी समाज से श्याम रजक जब एक बार लालू परिवार से मतभेद हुआ, उसके बाद से लगातार वो उनको कोई महत्व नहीं मिलता रहा। तो जितने भी दलित समाज का नेतृत्व था सबको ठिकाने लगाने में लालू प्रसाद यादव का परिवार लगभग कामयाब रहा।
लेकिन उल्टा उसका असर क्या हुआ कि सब समाज भी आरजेडी से अलग होते गए और एनडीए, एक तरफ नीतीश कुमार भी अपना सोशल इंजीनियरिंग कर रहे थे, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी लगातार दलित समाज की विभिन्न जातियों से अपनी पार्टी के अंदर नेतृत्व विकसित कर रहा था। पासवान जाति में संजय पासवान का नाम आता है, उससे पहले कामेश्वर पासवान थे। उसके अलावे वाल्मीकि समाज से जनक राम लगातार जो महत्व पाते रहे भारतीय जनता पार्टी में। सत्यदेव नारायण आर्य बड़े नेता रहे, बिहार सरकार में मंत्री रहे, उसके बाद हरियाणा के राज्यपाल बने। तो कई ऐसे चेहरे भारतीय जनता पार्टी भी लगातार विकसित करती रही। साथ ही जो क्षेत्रीय जो अलग अलग, जीतन राम मांझी ने भी अपनी पार्टी बना लिया। अशोक चौधरी जो पहले कांग्रेस में थे वो जदयू में चले आए। तो ऐसे कई घटनाएं घटी जिस कारण से वर्तमान स्थिति में अगर आप देखेंगे तो दलित समाज के जितने भी बड़े नेता हैं, जितने भी बड़े क्षत्रप हैं, वो सब न तो कांग्रेस में है न आरजेडी में है। साथ ही एक और विषय अंतर आया क्या कि पहले अगर देखते हैं, अगर हम 90 से और उससे पहले के दशकों में, तो दलित समाज का बहुत बड़ा समर्थन वामपंथी दलों को मिला करता था, सीपीआई को, सीपीएम को, सीपीआईएमएल को। लेकिन इन दलों के कमजोर होने का एक फायदा मिला एनडीए को कि वो सब जो लोग भी सीपीआई सीपीएम से अलग होते गए वो सब एनडीए से जुड़ते चले गए। चौथा एक और असर पड़ा। एक और असर क्या पड़ा? ये रणवीर सेना और एमसीसी, इस तरह के जो नक्सलवादी जो आंदोलन के लोग थे, सवर्ण एक तरह से आंदोलन के लोग थे, इन सब संगठनों पर नीतीश कुमार ने एक तरह से पूर्ण नियंत्रण कर लिया। कानून व्यवस्था की स्थिति जो थी उसको पूरा टाइट किया। उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जो समाज में जो विद्वेष होता था, जातीय नरसंहार बंद हो गया। जातीय नरसंहार बंद हो गया तो एक दूसरे समाज के प्रति जो आक्रोश था, जो बदला लेने की प्रवृत्ति थी, जो उकसावे की कार्रवाई थी, वो चीजें रुक गई। वो चीजें रुक गई तो निश्चित रूप से सामाजिक वैमनस्य वो घटा। जब सामाजिक वैमनस्य घटा तो लोग फिर विकास पे बात करने लगे। लोगों ने देखा कि किस प्रकार से लालू यादव, राबड़ी देवी के शासनकाल में सड़कें नहीं बनती थी, पंचायत भवन नहीं बनता था, स्कूल कॉलेज की बिल्डिंग्स नहीं बनते थे। लेकिन अब क्या हो रहा था नीतीश कुमार के आने के बाद कि स्कूल भी बन रहे थे, कॉलेज भी बन रहे थे, सड़कें भी बन रही थी, चापाकल भी लग रहे थे। तो इसका भी लाभ एनडीए को मिला और उसका पूरा का पूरा समूचा नुकसान आरजेडी को हुआ। और उस नुकसान की भरपाई करने के लिए आरजेडी ने कोई प्रयास भी नहीं किया। आरजेडी केवल लगी रही किसी भी प्रकार से तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना पाए, लेकिन उसमें न तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना पाई है अभी तक आरजेडी, न दलितों का दिल जीत पाए हैं। अब देखना है 2025 के चुनाव में क्या तेजस्वी यादव दलितों का दिल जीत पाते हैं या फिर दलित लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव में अपना भरोसा दोबारा एक बार व्यक्त कर पाते हैं या नहीं। वर्तमान सर्वे तो एकदम उल्टा बता रहा है। इस मुद्दे पर आज के लिए इतना ही, फिर हम किसी अन्य मुद्दे के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।